लास्ट पे क्वेश्चन चलते चलते रुक गया था, प्लीज बी क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहे थे, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था पूरा। 63rd क्वेश्चन था NCERT का 2.6। इसमें 3 कैपेसिटर थे 9 पिको फैरेड के। फटाफट करते हैं, 1 2 3। ये C1 9 पिको फैरेड का, C2 भी 9 पिको फैरेड का और C3 भी 9 पिको फैरेड का। इसको अल्टीमेटली एक सप्लाई है, यानी बैटरी मान लीजिए इसको, एक बैटरी से जिसका वोल्टेज 120 वोल्ट है उसको जोड़ा गया, यानी V बैटरी की वैल्यू है। ये C1 C2 मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताया था क्या करना है, ठीक है। ट्रिक क्या अप्लाई करनी है वो भी बताया था, लेकिन चलो फिर से एक बार रिकॉल कर। पहला स्टेप होता है सर्किट डायग्राम बना लिया जाता है। सर्किट डायग्राम बना लेने के बाद सबसे पहला काम होता है चार्ज को फ्लो करा दीजिए बिना किसी गलती के, ठीक है। सीरीज में वैसे भी कोई गलती नहीं होती, हमेशा गलती अगर होती तो पैरेलल में गलती होती या मिक्स्ड में गलती होती है। सीरीज में वैसे कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। ये प्लस है, माइनस है, ये चार्ज यहाँ से निकलेगा, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जिसको नॉर्मली हम लोग Q ही कहते हैं। Q ऐसे जाएगा, Q इसमें से भी जाएगा, वही Q इसमें से भी जाएगा, वही Q इसमें से जाएगा और Q होते हुए वापस लौट आएगा। तो सभी में सेम चार्ज जा रहा है, वही वाला चार्ज जा रहा है। इसका मतलब सभी के सभी आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है। Therefore, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, 3 रेजिस्टर जब होते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में कर देते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये 1/9 पिको फैरेड, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 दैट इज 3/9, यानी कि 3 कम 3 त्रिका 9, एक स्टेप कम कर लिया फिर भी दोबारा से 1/3, यानी कुल मिला के C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 3 पिको फैरेड। बच्चे गलती कर देते हैं, गणित में जो कमजोर लोग होते हैं वो यहाँ भी गलती करते हैं। C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3, जल्दबाजी में ये हो जाता है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, क्योंकि सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं 999 के, तो बेटर रहता कि आप इसको सीधे ऐसे ना करके सीधे करके लिखते कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N। तो C था 9 पिको फैरेड और ये N था, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 3 थे, तो सीधे सीधे 3 पिको फैरेड आ गए। चलिए 2 स्टेप पूरे कर चुके हैं, सर्किट बनाकर चार्ज को फ्लो करा चुके हैं। दूसरा स्टेप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं। अगला स्टेप होता है चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकाल लेना, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Q बराबर CV लगाते हैं। Q बराबर CV, V जो होता है वो बैटरी का होता है, C इक्विवेलेंट होता है और चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ही होता है। जब इसको लगाएंगे फॉर्मूले को तो आपका Q, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी को आप Q लिख रहे हो, ये 9 पिको फैरेड है, यानी 9 × 10⁻12 ये आ चुका है, सॉरी इक्विवेलेंट तो 3 आया था, ठीक है। और V का वैल्यू जो है वो 120 वोल्ट है, तो इस हिसाब से जब Q का वैल्यू आया है वो 360 पिको कूलॉम आ गया है, ठीक है। तो हर कैपेसिटर के थ्रू देखिए, यानी इसके थ्रू Q1 भी Q है, Q2 भी Q है और Q3 भी Q है। तो यहाँ पे आपका जो Q1 Q2 Q3 आगे, मुझे नहीं पता क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, लेकिन जो जो है वो सब निकाले जाए। सब Q है, यानी सब के सब 360 पिको कूलॉम है। इसका मतलब हर चार्ज के थ्रू जो हर कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कितना है, 360 पिको कूलॉम है। उसके बाद आती है बात पोटेंशियल की। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है। V इक्वल टू Q/C होता है। कल भी जो क्वेश्चन बताया था उसने बताया था, अगर इसमें कैलकुलेशन करनी है तो V1 बस केवल आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप चाहे तो शीशे लेकर ना करें, कोई दिक्कत नहीं। V1 इक्वल टू Q1/C1 लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पे V2 इज इक्वल टू Q2/C2 लगा के सॉल्व कर सकते हो, और वैसे ही V3 इज इक्वल टू Q3/C3 करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करें।
V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, इसी प्रकार से V2 इज इक्वल टू Q2 बाय C2, तो इसी प्रकार से V3 इज इक्वल टू Q3 बाय C3। सब में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, इत्तेफाक से सब में बराबर आएगा। V1 Q1 360 है और कैपेसिटेंस जो है 9 है, इत्तेफाक से सब में वही है 360 और 9। पिको पिको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों में ही पिको है, कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी ले, अदरवाइज होना तो कैंसिल ही है। सब में 360 बाई 9 आ रहा है, यानी 40 वोल्ट सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब 40 वोल्ट आपने अलग अलग निकाला, या मेरा सजेशन था कि जब आइडेंटिकल हो तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर या ईच कंपोनेंट जो होता है, वो जो सप्लाई था, ठीक है, यानी इसको अगर हम V कह लें फिलहाल, ठीक है, जो सप्लाई था उसका बाय N होता है। ठीक है, ईच कैपेसिटर में, यानी कुल मिला के जो V1 में आएगा, जो V2 में आएगा, जो V3 में आएगा, सब में V बाय N। V कितना था 120, N कितना था 3, कितना हो गया 40। सब में बराबर बराबर शेयर हो जाएगा, सब बराबर नालायक है, बराबर बराबर शेयर हो जाएगा। जल्दी कॉपी करिए, चलिए रेडी डालिए। पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग कंप्लीट हुआ, पैरेलल ग्रुपिंग डायग्राम वाला पार्ट रख कर दें। पैरेलल ग्रुपिंग में ऐसे होता है कि मान लीजिए जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होंगे, जितनी भी चीजें पैरेलल में जुड़ी होती हैं, उनके दोनों जो एंड होते हैं वो कॉमन टर्मिनल से जुड़ते हैं, यानी सबका प्लस। ऐसे मान लो कि एक साइड को A कहते हैं, दूसरी साइड को B कहते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट है सबके A एक जगह जुड़ेंगे और सबके B दूसरी जगह जुड़ेंगे, है ना। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो, जैसे आपको कैपेसिटर का एग्जांपल दें तो एक C1 हो गया कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, एक C2 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर और एक C3 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हो गया। इस तरीके से ये हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। और ये आपका हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतने बनाइए, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। सारे के सारे टर्मिनल्स देखिए, इसके सारे लेफ्ट वाले जो थे वो A से जुड़े हैं, सारे राइट वाले किससे जुड़े हुए हैं, B से जुड़े हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो बनाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अगर हम इसको एक सेल से जोड़ दें तो सेल की जो सप्लाई है वो B है अगर, ठीक है। तो जब चार्ज यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा, तो चार्ज जब ऐसे जाएगा, तो चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो उसके सामने 3 रास्ते होंगे। तो कुछ चार्ज इसमें से जाएगा Q1, कुछ चार्ज इसमें से जाएगा Q2, कुछ चार्ज इसमें से जाएगा Q3। यही पहचान है पैरेलल की, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना पैरेलल की पहचान है। चार्ज का ब्रेक ना होना सीरीज की पहचान है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना पैरेलल की पहचान है। Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, Q3 ये हो जाएगा, और कुल मिला के घूम घाम के Q आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आपको वही समझिए, आपको बताया था ना सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज और पोटेंशियल एडेबल होता है। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ पे चार्ज एडेबल है, साफ साफ दिख रहा है। Q 3 पार्ट में टूट गया है, Q1, Q2, Q3, अगर जोड़ देंगे तो Q आ जाएगा। और पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहेगा, काहे सेम रहेगा, क्योंकि देखो इसका भी ये वाला टर्मिनल अल्टीमेटली उसी बैटरी से जुड़ा है, इसका भी ये वाला टर्मिनल उसी बैटरी से और ये वाला उसी बैटरी से जुड़ा है, इसका भी वही टर्मिनल इससे जुड़ा है और ये टर्मिनल से जुड़ा है। सब लोग डायरेक्टली उसी टर्मिनल से जुड़े हैं। जैसे घर में वायरिंग होती है, घर में वायरिंग पैरेलल में होती है, क्यों होती है, क्योंकि हर अप्लायंस को 220 वोल्ट चाहिए। सीरीज में जोड़ेंगे तो किसी को मिलेगा 220 में से बंटवारा हो जाएगा, किसी को 2 वोल्ट मिलेगा, किसी को 4 वोल्ट। इतने अप्लायंस यूज करते हैं घर में, नहीं समझे। तो घर में आप लोग अप्लायंस यूज करते हैं, आपका पंखा भी 220 वोल्ट पे चलता है, एसी भी 220 वोल्ट, हीटर कूलर जो कुछ चला रहे हैं, बल्ब जो कुछ चल रहा है, सब मोस्टली चीजें 220 वोल्ट पे चलती है। एलईडी वालों को छोड़ दे तो, ठीक है, मतलब वोल्टेज तो उनको भी उतना ही चाहिए, लेकिन वो रिड्यूस किया जाता है।
बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पैरेलल की पहचान। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। तभी उस दिन याद किया था पापों, पैरेलल में PA ओ, है ना? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है? और क्या रहता है? चार्ज एडिबल रहता है। नहीं समझे बात को? तो एक काम कर लीजिए, इसको बनाइए फटाक से। हेड डाल दिया ना पैरेलल ग्रुपिंग, तो बना लीजिए जल्दी से। फिर दोनों पॉइंट लिख लीजिए इसे के नीचे। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसके नीचे लिख लीजिएगा, वही जो हमने बताया था, बोल दे रहे हैं। डायग्राम बन गया और लिखें। इतना खतरनाक डायग्राम नहीं जो आप लोग बाद में डिजाइन बनाने में लगे हैं। देखिए, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऐसे लिख लो यहाँ पे, ऐसे इन पैरेलल ग्रुपिंग, इन पैरेलल ग्रुपिंग पहले पॉइंट के अंदर लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन पैरेलल ग्रुपिंग। नंबर 1, potential difference across each component remains same. Potential difference across each component remains same. Potential difference across each component remains same. Number 2 लिखिए charges are edible. Charges are edible. ठीक है, मतलब जिसको एक याद हो गया है सीरीज वाला, जिसको याद हो गया उसको पैरेलल वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है। सीरीज का याद करो, पैरेलल वाला अपने आप याद हो जाता है। बस पहचान याद रखनी होगी। पहचान क्या है? चार्ज का, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। काय की पहचान है? पैरेलल की। अब डिस्ट्रीब्यूट ना होना सीरीज की पहचान है। हेडिंग डालिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, derivation for the expression of equivalent capacitance of capacitors connected in parallel. Derivation for the expression of, derivation for the expression of equivalent capacitance of capacitors, capacitance of capacitors connected in parallel, connected in parallel। ये देखो, मान लो ये सिचुएशन है, कंसीडर द सिचुएशन। 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है? पहचान क्या है? चार्ज आया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पहचान है। सब में पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो सभी सेम टर्मिनल से जुड़े हैं। इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा, ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं कि हम इन 3 कैपेसिटर की जगह एक लगाएं जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर अकेला काम करे। तो ये इक्विवेलेंट कब कहलाएगा? जब उसी बैटरी से जब हम इसको लगाएं तो ये भी उतना ही चार्ज खींचे, उतना ही खून पिए जितना ये 3 मिल के पी रहे थे, वही चीज, ठीक है? तो Q वही आएगा, नहीं समझे? और क्योंकि अब ये इकलौते हैं तो पूरा पूरा वोल्टेज इनको मिलना ही है। नहीं आई बात समझ में? नहीं। अब यहां से हमें निकालना होता है Q, क्योंकि क्या एडेबल है? बिकॉज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पिछली बार क्या किया था सीरीज वाले में? पोटेंशियल एडेबल था। डेरिवेशन जब शुरू किया था, हमेशा कहते हैं जब भी डेरिवेशन करो ये याद रखो कि कहां से शुरू करना है, तुम्हें बड़ा आराम हो जाएगा। स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट चीजें याद रखनी पड़ती है। तो अब जब फॉर्मूला डिराइव करना है तो तुम्हें इससे शुरू करना है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमें चार्ज चाहिए सबका, ठीक है? तो इसका चार्ज यानी Q1, इसका चार्ज Q2 और इसका चार्ज Q3 और इसका चार्ज Q, यानी यहाँ चाहिए Q1, इससे चाहिए Q2 और इससे चाहिए Q3। समझे बात को?
Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V और Q बराबर C इक्विवेलेंट V। नहीं समझे? क्योंकि V सब में आ रहा है सेम। रखो, ये हो गया C इक्विवेलेंट V, C1 V, C2 V, C3 V, V V V V V। C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। थोड़ा स्पीड से काम कर रहे हैं क्योंकि सीरीज वाला बहुत अच्छे समझा चुके हैं। अब आते हैं जनरलाइजेशन में, छापते हुए जाइए साथ साथ। जनरलाइजेशन क्या है कि 3 कैपेसिटर आ जाएं या उससे ज्यादा आ जाएं तो इसी प्रकार से आप जोड़ते चले जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तीसरी चीज, केवल 2 कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूले थे, हाँ आइडेंटिकल के बारे में बात कर लेते हैं। n आइडेंटिकल कैपेसिटर, ठीक है। इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स each of capacitance C are connected in parallel to a potential difference V, then तो क्या होगा मैं क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो NC हो जाएगा, क्योंकि सीधे से सब जुड़ रहे हैं। अगर C के N होंगे तो NC हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस each of capacitance C are connected in parallel and total input charge is Q and total input charge is Q, then तो सब में चार्ज जो सारे कैपेसिटर्स में जाएगा वो कितना हो जाएगा? Q बाय N हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ में आया भाई? डायरेक्ट सीधा आपको सारे कैपेसिटर जोड़ते चले जाने। अगर N होंगे आइडेंटिकल, 2 के 50 सिक्के तो क्या करते हो? 2 50 कर लेते हैं, तो वही हुआ। और अब यहाँ पे चार्ज का बंटवारा है, जहाँ बंटवारा होगा वहाँ डिवीजन होगा, सिंपल सी बात है। सीरीज में पोटेंशियल का बंटवारा हो रहा था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। पिछले सीरीज वाले में हमने V ईच बराबर V अपॉन N पढ़ाया था, इस बार हमने Q ईच बराबर Q बाय N पढ़ाया था। थोड़ा कॉमन सेंस भी रखिए, हुड़ुक चुल्लुक तरह ना बचिए, ठीक है। और दो कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो हम बता देंगे। याद करिए, हमने कल आपको बताया था कि जब रेसिप्रोकल एडिशन होता है तो इक्विवेलेंट सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है, याद आया? और जब डायरेक्ट एडिशन होता है तो इक्विवेलेंट सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है। तो कॉपी हो गया? लिखिए, अगला पॉइंट बनाइए। बोले जगह छोड़ो, लिखो फटाक से, इसका टाइम नहीं। लिखिए, इन केस ऑफ डायरेक्ट एडिशन द इक्विवेलेंट value is always greater than the largest component value। एग्जाम्पल के तौर पर 2 काम करके दिखा देते हैं। ये मान लीजिए 3 माइक्रोफैरेड का
एक कैपेसिटर है C1 और 6 माइक्रोफैरेड का दूसरा कैपेसिटर है C2। ये दोनों आपस में है पैरेलल में, साफ साफ दिख रहा है कैसे पैरेलल में। जितना चार्ज घुसेगा इसमें से कुछ इसमें से जाएगा, कुछ इसमें से जाएगा, यहाँ से होते हुए Q1 बाहर आएगा, यहाँ Q2 बाहर आएगा, फिर से Q हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि हम दो कैपेसिटर की जगह एक लगा लें, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। इस हिसाब से क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला आना चाहिए। पैरेलल का फॉर्मूला होता है आसान है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी 3 प्लस 6 कुल मिला के 9 माइक्रो फैरेड आ गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? आप ये देख पा रहे हो कि आपका जो इक्विवेलेंट आया है वो बड़ा आ गया किससे? C2 से, है ना। और तो देखिए 9 माइक्रोफैरेड आया, इन दोनों में कौन बड़ा था? 6 बड़ा था। इन दोनों में 6 बड़ा और इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा, ठीक। ये तो बताया कि पैरेलल में जब डायरेक्ट एडिशन होता है, हम सीरीज पैरेलल की बात नहीं कर रहे, जब भी इक्विवेलेंट डायरेक्ट एडिशन से आएगा, जनरल याद करिए, आपको हर जगह नहीं याद करना पड़ेगा। जब भी इक्विवेलेंट डायरेक्ट एडिशन से आएगा तो हमेशा इक्विवेलेंट बड़े वाले से भी बड़ा आएगा। जब भी इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल एडिशन से आएगा तो इक्विवेलेंट सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा, ठीक है। एक और चीज बतानी है, साइन कर दे। कल हमने आपको दो कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। आज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? चार्ज। आज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दो कैपेसिटर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ठीक है। एक है C2 और एक है C1। यहाँ से मान लो टोटल चार्ज Q घुस रहा है, इसमें से Q1 इसमें से Q2 जाएगा, बाकी बाद में अल्टीमेटली Q बाहर आएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर 2 कैपेसिटर्स की, केवल 2 कैपेसिटर के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, डायरेक्ट क्योंकि बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस है केवल 2 के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से, अभी रीजन भी देंगे ऐसा क्यों है, आपको याद कर लिया ऐसे कुछ फॉर्मेट बता दीजिए। Q1 निकालना है तो आप टोटल चार्ज कर दीजिए अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कर दीजिए, इतना तो करना ही करना है। चाहे आप Q2 निकालो तो भी यही करना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस तो करना ही करना है। अब यहाँ अच्छी बात ये है, उसी वाले कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करो जिसके थ्रू निकालना है। यानी अगर Q1 निकालना चाह रहे हो तुम C1 से ही मल्टीप्लाई करो। कल वाले में उल्टा हो गया था, उल्टे से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। इसका भी रीजन मैं बता दे रहा हूँ। रीजन क्या है ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। इस केस में पैरेलल है तो पैरेलल में V क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तात्पर्य चार्ज उसको ज्यादा मिलेगा, चार्ज उसको ज्यादा मिलेगा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, पैरेलल, ठीक है। क्लियर? छाप लीजिए। क्वेश्चन 64 लगाना है।
64th क्वेश्चन NCERT से आता है ये 2.7। वर्किंग में आपको बता चुका हूँ, कोई भी आए सीरीज ग्रुपिंग का है, पैरेलल ग्रुपिंग का है, स्टेप सेम रहते हैं। ठीक है, पहला स्टेप वही सर्किट बनाना है, चार्ज का फ्लो करवाना है, पहचानना है सीरीज है पैरेलल है, उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसके बाद चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालना है, उसके आगे सारी कहानी बढ़ती है। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 कैपेसिटर हैं, एक 2 का, एक 3 का और एक 4 का, यानी 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं। थोड़ा स्पेस कंजेस्टेड हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, इसको जोड़ा गया है एक सप्लाई से जो कि 100 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, 100 वोल्ट की सप्लाई मतलब पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। इसको आवश्यकता पड़ने पर आप केवल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल वाले में एक बार पहले से हम लिखवा दे रहे हैं आपको कि जब पैरेलल पोटेंशियल सेम रहता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। V3 बराबर भी 100 वोल्ट रहेगा, V2 बराबर भी 100 वोल्ट रहेगा और V1 बराबर भी 100 वोल्ट रहेगा। जितना ज़्यादा चीज़ें आप क्वेश्चन में डायग्राम के ऊपर लिख लेंगे उतना ज़्यादा आप सुखी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली कैसे होगा, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा चार्ज, यानी पैरेलल ग्रुपिंग हो जाएगी। एक मिनट जरा इसको 2 गुण जिंदगी दिला दें। देखो भैया, क्या निकालना है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, उनको करे बिना काम में नहीं चलना है। ठीक है, तो पहला स्टेप था सर्किट बना देना, सारी वैल्यू लिख देना और चार्ज को फ्लो कर दिए। चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी है जिसको हम लोग Q लिखते हैं। ये Q हो गया, ये Q हो गया, यहाँ से जाएगा Q1, इससे होते हुए जाएगा Q2 और इससे होते हुए जाएगा Q3। Q1 यहाँ से होते हुए आएगा, यहाँ पे होते हुए आएगा और Q3 ये हो जाएगा और अल्टीमेटली Q हो जाएगा। सोचने की बात है कि ये पैरेलल हो गए, लिखेंगे बिकॉज C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। ठीक है, देयरफॉर C इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1, C2, C3 को जोड़ना होगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4। थोड़ा ज़्यादा शीशे लेते रहोगे, ध्यान से समझिएगा। कितना हो गया, 7 × 9, 9 पिको फैरेड का टोटल कैपेसिटेंस आपका रेडी है। अगला स्टेप होता है चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कैलकुलेट करना। ठीक है, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कैलकुलेट करना। ये जो 2 वाला हमने बताया था ये कर लोगे ना, चलो भी करा देते हैं, 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से करा देते हैं। चलो, तो चार्ज और Q बराबर CV होता है, तो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V बैटरी। यही तो बताया था, ये हो गया Q आपका, ये C इक्विवेलेंट कितना है, 9 पिको फैरेड, 99 × 10⁻12। V कितना है, 100। तो कुल मिला के जो चार्ज आया है वो 900 पिको कूलॉम आ जाएगा, पिको कूलॉम। ठीक है, तो अब क्या है, अब सीरीज में होता तो कह देते सब में चार्ज बराबर बराबर है, लेकिन पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए नहीं कह सकते। तो अब करना क्या है, करना ये है कि चार्ज अलग अलग निकालना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक समझें तो मेरे पास, जैसे मैंने, इसीलिए हम डेरिवेशन भी उसी स्टाइल से बताते हैं और न्यूमेरिकल भी उसी स्टाइल से बताते हैं। देखिए, Q1 निकालना है, Q1 बराबर C1V, देखा जाए तो V ही है सब में। ठीक है, लेकिन तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए लिख दे रहे C1 V1। ऐसे ही इसमें देख लो, ये देखो, ये देखो गोला बना दिया है ना। Q2 बराबर C2 V2, ये देखो, ये देखो, देखो देखो। Q3 बराबर C3 V3, समझ में आया? बस निकाल लो, Q1, Q2
Q2 Q3। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं लग पा रहा क्योंकि ना ही है यहाँ पे 2 वाला केस है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते निकल आता, ना ही आइडेंटिकल का केस है, यानी यहाँ पे आपको फुल प्रोसीजर से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए पहले मैंने इसको प्रोसीजर वाला ही कराया, ठीक है, फुल प्रोसीजर से ही चलना पड़ता है। Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, Q3 बराबर C3 V3, और सब काम में कैलकुलेट करना है, पेन चलाते रहे लगातार, ठीक है। Q1 बराबर C1 V1, ये 2 पिको फैरेड है, 2 इंटू 10⁻⁻12, और V1 कितना है, V1 भी 100 है, सारे 100 ही हैं। चलो पहले लिख ही लेते हैं। Q2 बराबर C2 V2, ये 3 पिको है, और Q3 बराबर C3 V3, ये 4 पिको है, और ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये 200 पिको कूलॉम हो गया, ये 300 पिको कूलॉम हो गया, और ये 400 पिको कूलॉम होना भी चाहिए। 200 300 400 कितने हो गए 900 पिको कूलॉम, टोटल भी 900 पिको कूलॉम ही था। इससे सिद्ध हो गया कि हमने जो किया वो सही किया। बीच बीच में हम बताते रहते हैं कि आप कैसे अपना आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो टोटल तो उतना ही आना चाहिए ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 200 300 400 आया, टोटल 900 हो गया, तो टोटल 900 था, ठीक है। अब जैसे 2 वाला एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से डिजाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैरेलल में एक C1 है 3 माइक्रो फैरेड का, और आपके पास C2 है 6 माइक्रो फैरेड का, ठीक है, और आपने 18 कूलॉम चार्ज टोटल एंट्री दी है, 18 माइक्रो कूलॉम मान लीजिए एंट्री दी है। तो आप बताइएगा कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। अगर केवल 2 कैपेसिटर हो तो क्या करना है, गुरुजी ने स्पष्ट बताया। पहला Q1 बराबर टोटल चार्ज यानी 18 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस यानी कि 3 + 6 माइक्रो सब में लगा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। और तो लिख दें 18 में भी माइक्रो है, समझ गए ना, 18 में भी माइक्रो है, और ये 3 भी माइक्रो वाला है, और 6 भी माइक्रो वाला है, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, उसी कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई। 3 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ कॉमन हो गया, इससे कैंसिल हो गया। ये 6 3 9 9 दूनी 18, यानी Q1 कितना हो गया 2 × 3, यानी कुल मिला के अल्टीमेटली 6 माइक्रो कूलॉम आ जाएगा, समझ गए। अब अगर तुम अक्लमंद हो तो लॉजिक ये लगाओ कि 18 में से 6 यहाँ चला गया तो इसमें 12 जाएगा, ठीक है। नहीं तो बुद्धिहीन हो तुम तो समझ गए ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 18 टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस 6 3 9, और उसी वाले से मल्टीप्लाई करना है 6। तो सर आपने खुद ही बुद्धिहीन वाला काम कर दिया। अरे भाई दिखा रहे हैं कि इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 माइक्रो कूलॉम हो गया। या बेस्ट रहेगा कि आप Q बराबर Q1 + Q2 लगा लो, है कि नहीं। Q मिला था 18, Q1 निकाल लिया 6, Q2 निकालना था। Q2 बराबर कितना हो गया 12 माइक्रो कूलॉम। नहीं समझे, ये 2 वाला हो गया। अब आइडेंटिकल वाला बता देते हैं। पल्ले पड़ रहा है, आज थोड़ा स्पीड ज्यादा है कारण आपने सीरीज में पर्याप्त समय ले लिया। अभी आपको मिक्स्ड वाले सारे क्वेश्चन हम घर के लिए देंगे, ये अलग बात है, सब मेरे पास ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे आपका नुकसान ही है, मुस्कुराने वाली बात नहीं। तब तक जो लोग छाप चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 175 156 ये होमवर्क में लिख लीजिए। 175 156
हो गया? अलग कर दें। चलो अब एक पैरेलल एक आइडेंटिकल कैपेसिटर्स वाला एक क्वेश्चन दिए दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा है कि 3 कैपेसिटर है, सब 9 पिको फैरेड के हैं। ये भी 9 का है और ये भी 9 का है। ठीक है, और ये पूरा सर्किट कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, एक सप्लाई से, जिसका वोल्टेज जो है वो चलो 270 कर देते हैं। ठीक है, 270 वोल्ट, यानी पोटेंशियल ऑफ द बैटरी 270 वोल्ट है मान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सभी के थ्रू चार्ज कैलकुलेट करना है। हर कैपेसिटर के थ्रू चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक, नहीं समझ में आया? टोटल सप्लाई वोल्टेज 270 वोल्ट है और 999 के 3 लगे हुए हैं, यानी C1 C2 C3 है, और सभी के थ्रू आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक, क्लियर? तो ऐसे करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन। अब करना तो प्रोसेस से ही पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में चीजें हमारी आसान हो सकती हैं। ठीक है, तो हम पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखाएंगे, जहां पे डायरेक्ट हो सकता है वो स्टेप हम डायरेक्ट वाले से कर देंगे। ठीक है, सीरीज वाले मैंने दोनों करके दिखाए थे। ओके, चलो भैया अब इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं अपने सोल्यूशन के अंदर। अब ये सोल्यूशन हम इसी फिगर में शो करेंगे। तुम लोग नहीं कर सकते तो मैं, है ना, ऐसा करने ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बढ़िया आराम से दोबारा डायग्राम बनाना हम शुरू करते हैं। पहला काम सर्किट बनाना बन चुका है। दूसरा काम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी अल्लाह रखा की मदद से हो ही गया है। बैटरी से निकला चार्ज Q होता है, ये Q जाएगा और Q यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ से Q1 आएगा, यहाँ से आदत इसलिए डलवा रहा हूँ, लोग सोच रहे होंगे अंडरस्टूड तो है, दूसरी साइड का पता नहीं क्यों बनाते हैं। बेटा अभी किरचॉफ लॉ नहीं पढ़े हो ना तुम। 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से, न्यूमेरिकल 100%, 100% एक्यूरेसी के साथ सिखाएंगे, तब तुम फिर भी नहीं पाओगे। ठीक है, ये अलग बात है, मतलब कारण है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है। इवन मैं ये तक बता देता हूँ, तुम आंसर कैसे चेक करोगे, ये तक क्लियर होता है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन बच्चा आखिरी में वो जूझता रहता है किरचॉफ लॉ क्वेश्चन में। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आता है, इजी क्वेश्चन आता है फिर भी गलत करके आता है। ठीक है, मतलब वही महामूर्खता वाली बात है कि हम जानते हैं किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल आएगा, 3 नंबर कैटेगरी में आएगा, पक्का आएगा, कोई रोक नहीं रहा उसको, लेकिन बच्चा फिर भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। मतलब जिस दिन पढ़ के गया है उस दिन वो 2 घंटे डिवोट नहीं कर सकता हूँ अपने 3 नंबर के लिए। 2 घंटे बहुत होते हैं, 3 तो पीछे निपटा लेंगे, है ना। चलिए, तो पहला स्टेप पूरा हो चुका है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है। अच्छा, पैरेलल वाले में एक एडिशनल काम आ जाता है, वोल्टेज भी लिख लिया जाता है। 270 वोल्ट V1 हो गया, 270 वोल्ट V2 हो गया, और 270 वोल्ट V3 हो गया। बाय द वे अंडरस्टूड है, लेकिन तुम बार बार भूल जाओगे, इस वजह से हम आपको याद करवा रहे हैं। पहला स्टेप पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप है कि ये साफ साफ दिख रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बिकॉज C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, पैरेलल में है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट जो आएगा वो C1 + C2 + C3। ये अलग बात है कि इस फॉर्मूले में भी कोई खास दिक्कत है नहीं, 9 + 9 + 9, है ना।
सत्ता हुई क्या 27, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट से करें तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू NC हो जाता है, सीधे 3 इंटू 9 कुल मिला के 9 27 पिको फैरेड, फिर भी शॉर्ट है। खैर चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी शुद्धता है। उसके बाद चार्ज टोटल ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालना ही पड़ता है, तो Q बराबर CV लगाना है, तो V बैटरी का C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल फ्रॉम द बैटरी। चार्ज ऑन द बैटरी Q लिखते हैं, इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 27 पिको, और वोल्टेज हो गया 270, तो ज़्यादा ही हो गया कुछ। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ भैया, कोई मोबाइल वाला है कैलकुलेटर वाला, जल्दी 27 इंटू 270, हाँ 7290 पिको कूलॉम, इतना चार्ज आ गया, ठीक है। टोटल चार्ज आ चुका है। अब आपको क्या करना है, Q1 Q2 Q3 अलग अलग निकालना है। तो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, है ना। चलो कर देते हैं। मतलब अगर आपको Q1 चाहिए, फिर से दिखा रहे हैं, देख लो, बाद में ना कहीं ना सिखाया नहीं था। Q1 बराबर C1 V1 और ये Q2 बराबर C2 V2, और यही सारी चीजें, यही सेम टेक्निक, सेम मेथड आपको इलेक्ट्रिसिटी में करना है। जो बच्चे 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे उनके लिए प्रूफ है, बहुत आसान हो रहा है सब कुछ, जो कुछ भी चल रहा है। तो जो लोग 10th में नहीं किए हैं वो अब ये समझ लें कि अगले चैप्टर में आपको ये सब दोबारा करना पड़ेगा। चीजें में बदलाव ये आएगा कि Q बराबर जो CV लिख रहे हो वो V बराबर IR हो जाएगा। जहां I है यहाँ पे Q चल रहा, वहां I हो जाएगा, जहां C है वहां पे R हो जाएगा। इसी तरीके से चीजें चलेंगी आगे, ठीक है। जितना सिखा रहा हूँ ये चैप्टर कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। आई बात समझ में। किरचॉफ लॉ का जिक्र किया मैंने, किरचॉफ लॉ यहाँ भी आता है। अभी आपको हम अगले टर्म पे व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे, यही वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, ठीक है। तो समझे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, Q1 बराबर C1 V1 लगा सकते हैं, Q2 बराबर C2 V2 लगा सकते हैं, Q3 बराबर C3 V3 लगा सकते हैं, Q1 बराबर C1 V1, C1 कितना 9 पिको, सब में लिख ही देते हैं। Q2 बराबर, इसमें Q3 बराबर, इसमें 9 पिको, इसमें भी, क्योंकि सब आइडेंटिकल है, इसमें भी 9 पिको, और सबका V भी सेम है इत्तेफाक से। कितना 270, 270, 270 कितना आया, 270 इंटू 9 करो, हाँ 2 2 4 30 बोले नहीं था पिको कूलॉम। ऐसे इसका भी आ जाएगा 2430 पिको कूलॉम, इसका भी 2430 पिको कूलॉम। इसको बिठा देते हैं, जरा थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। लेकिन यही चीज इजीली भी हो सकती थी अगर आप अपना जुगाड़ वाला फॉर्मूला यूज करते तो, क्योंकि साफ साफ देखिए, और लिख रहा हूं, सब में चार्ज बराबर जाएगा क्योंकि सबका कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। सब में बराबर बंटवारा होगा, बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। इस वजह से जो Q आएगा ईच में वो हम Q बाय N लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब Q1, Q2 और Q3 सब जो आएंगे किसके बराबर आ जाएंगे, Q बाय N के। Q कितना है बोलो, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। Q कितना आएगा, टोटल चार्ज है 7290 अपॉन कितने हैं 3, 3 गुना 6, 6 और 3 0, 2630 पिको 7290 है ना। अच्छा हाँ 3 चौको बात, सॉरी
2430। अब ये तुम ऐसे कर लो मल्टीप्लाई करके या इससे डिवाइड करके, मेरे हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। तो दो चीजें और बतानी है, बहुत सारी मिक्सिंग है इसमें। क्या तुम्हें हो गया क्या? एक चीज अच्छा हो, एक चीज वो भी लिखे दे रहे भाई, क्योंकि जूझ रहे होंगे छापने में। पूरा फीस दिया है भाई, पूरा लिख के जाएंगे। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते हैं, तो दो चीजें बतानी है। फॉर n आइडेंटिकल, अब क्योंकि सीरीज पैरेलल दोनों हो चुका है, अब हम मिक्सिंग पे आ गए, सीरीज पैरेलल खत्म हो गया, ठीक है। फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये बात ध्यान रखियो कि CS जो आता है वो C/N आता है, राइट। अरे सीरीज में जो इक्विवेलेंट आता है वो C/N आता है, भूल गए क्या? ठीक है। और आपको हम बता दें, यही क्योंकि सीरीज में रेसिप्रोकल एडिशन होता है तो इक्विवेलेंट छोटे वाले से छोटा आता है, यानी इस केस में इक्विवेलेंट जो आता है वो मिनिमम कैपेसिटेंस आता है। समझे? याद है कि नहीं याद है? सीरीज में रेसिप्रोकल एडिशन से काम होता है, इस वजह से इक्विवेलेंट सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है, यानी n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, each of capacitance C, then इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार से पैरेलल में आ जाइए। पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है तो NC हो जाता है, डायरेक्ट एडिशन ये हो गया C max। तो आपको हम क्लियर करना चाहते हैं कि अगर हम सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दें तो आप चाहे CP/CS कहो, चाहे आप C max/C min कहो, कितना आएगा? क्या आएगा? NC/C/N आएगा। C से C कैंसिल, कितना हो गया? N²। ये कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछा जाता है कि हमने n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लिए तो मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशियो बताइए। ठीक है, बोल दिया 4 कैपेसिटर जोड़े थे, आंसर कितना हो गया? 16। ठीक है, वैसे तो एक चीज और है, लेकिन बताओ होमवर्क लिख लीजिए प्लीज। 182, 179, 174, 82, 80, 184, 183, 178, 177, 176, 169, 170, 168, 167. Thank you.